अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज अपना जो चैप्टर है द नेकलेस, इसके तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है वो चैप्टर था। बहुत आपने जो है वो ज़बरदस्त रिस्पांस दिया क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया ही इतना मज़े से कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया। तो आज उसके एक्सरसाइजेस को करने में भी बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह बोर नहीं होने दूंगा और अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइजेस आपको करा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है वो एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करना है। तो चलो आज एक्सरसाइज 1 करते हैं। भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, 1500 फ़ीस है सालाना। उसमें तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ग्रुप की डिटेल मैं थोड़ा आगे भी दे दूंगा। चलो सबसे पहले एक्सरसाइज 1, ठीक है, EXERCISE एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट लेंगे हम अपने, और उसके बाद फर्दर एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा हुआ है? वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर contextual meaning in column B. share with your after, मतलब share your work after you have completed। तो आपने क्या करना है, आपने कॉलम ए में जो वर्ड दिए हुए हैं उसकी मीनिंग जो है वो कॉलम बी में लिखनी है। यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश वाली वर्ड्स मीनिंग की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश वाली बात हो रही है। तो चलो आओ पढ़ते हैं। एलीट, तो एलीट का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कि बहुत मालदार हों, या जो कि हुकूमत में शामिल हों, या जो हुकूमत के जो चलाने वाले हैं उनके घर वाले हों, फैमिली वाले हों। तो एरिस्टोक्रेसी, अ सेट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये कुछ लोगों को कहा जाता है। कहते हैं ना एलीट पीपल, यानी वो लोग जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है। फैंसी, एलेबोरेट इन स्ट्रक्चर और डेकोरेशन, यानी किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाकर रिप्रेजेंट करना। जैसे कोई चीज़ बहुत ख़राब है लेकिन उसको इतना अच्छी तरीके से बना देना कि वो फैंसी हो जाए। ठीक है, कहते हैं ना ये फैंसी माल है, ज़्यादा बिकेगा, तो बस वही बात है। फैंसी माल यानी आइटम। थ्रिल्ड, जज्बात होना यानी टेंशन में आना, डरना। कॉज समवन टू हैव अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, तो एकदम से जो है ना, या तो एक्साइटमेंट होने लगना या डर लगने लगना, ये होता है आपके पास थ्रिल्ड। अच्छा, एम्बेरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड, ऑकवर्ड। देखो भाई, ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब लगना। कहते हैं ना यार मुझे तुमने एम्बेरेस्ड किया, यानी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अजीब लगा लोगों के सामने। ठीक है। उसके बाद है रिट्रेस, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट हैज़ जस्ट टेकन। तो रिट्रेस का मतलब क्या है? दोबारा उस रास्ते पे जाना जहाँ से पहले आए थे, ताकि अगर कुछ घूमा है तो मिल सके। ठीक है। हॉरिफाइड, एक्सट्रीमली शॉक्ड, फिल्ड विथ हॉरर, यानी डर लगना, जिसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ें शामिल हो जिससे आपको डर लगे। स्वॉर्प्ड या स्क्रप्ड, ठीक है। क्लीन, रब टू क्लीन समथिंग, यानी कुछ चीज़ें साफ़ करना। शेबी का मतलब होता है बुरी कंडीशन में, बुरे हालात में। इन पुअर कंडीशन थ्रू लॉन्ग यूज़ और लैक ऑफ केयर। तो भाई किसी भी चीज़ की हालत शेबी कैसे होती है, यानी कोई भी चीज़ बुरी कैसे हो जाती है? जब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए या उसकी हालत अच्छी नहीं रखी जाए। अब मैं हंस क्यों रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। स्ट्रोलिंग, वॉकिंग इन अ लीजरली वे। तो भाई देखो, स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि ऐसी आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। जब हम छोटे थे तो हम ये करते थे, जब से बड़े हुए अब नहीं करते। क्लैप्स, ग्रैप्स समथिंग टाइटली, यानी किसी चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ लेना और उसको नहीं छोड़ना और बोलना कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखो भाई, मैथिल्डा के शौहर ने उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। क्यों? इतनी मुश्किलात आ गई कि अपना घर भी छोड़ना पड़ा, 10 साल के लिए कर्जदार भी हो गए, लेकिन फिर भी मैथिल्डा को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो साथ देने वाले होते हैं ना, यानी जो साथ निभाने वाले होते हैं, सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिश्ते में जो साथ निभाने वाले होते हैं वो हर हालत में आपको याद रखते हैं और कभी भी बड़ा लंबा वफ़ा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपका साथ देना चाहते हैं। तो अगर साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर आपके साथ लंबा ब्रेक क्यों लेंगे? ठीक है, तो अब समझ में होगा योगी बात। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में सिंपल आपके पास क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, सॉरी और MCQs है, तो वो आपने करने हैं। अच्छा, डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन, कौन जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करता था? तो हमारे लॉयजल भाई काम करते थे। ठीक है, कौन काम करता था? हमारे लॉयजल भाई। नाम लॉयजल भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बेगम थी मैथिल्डा बिलोंग टू एन और आ फैमिली।
देखो भाई, ए और एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ ए लगा दिया तो जो वॉवेल वाले वर्ड्स नहीं है वो तो हट ही जाएंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास कौन होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छी ज़िंदगी तो गुजारते हैं, मतलब उनके पास खाने पीने की और रहने की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बहुत अमीर नहीं होते हैं। जैसे अमीरों के पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत महंगे महंगे घर, उनके पास ऐसा महंगा सामान नहीं होता, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। गरीब नहीं होते बहुत ज़्यादा, त्यौहार अच्छी तरह सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जिस हाल में भी हम हैं, हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। लॉयज़ल गिव मेटिल्डा फॉर 100 फ्रांसिस टू। अच्छा, लॉयज़ल भाई ने मेटिल्डा भाभी को, भाभी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इन्हें जानते तो नहीं है। अच्छा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? अच्छा देखो भाई, लॉयज़ल भाई ने मेटिल्डा को जो है वो 100 फ्रांसिस दिए थे। क्यों दिए थे? जाओ और जाकर कोई अच्छा सा ड्रेस खरीद लो और फिर हम जो है वो पार्टी में जाएंगे, है ना? पार्टी में जाना है भाई, तो इसीलिए दिए थे। भाई देखो, बोर नहीं होना, दिल लगा के पढ़ो। कॉलेजेस का जो रिज़ल्ट आया उसमें बहुत से बच्चों को उनके डिज़ायरेबल कॉलेज नहीं मिले थे, लेकिन अगर अभी दिल लगा लोगे ना, इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो अब आ जाओ। देखो, एक बार ठोकर लग गई है ना, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, अब दोबारा ठोकर नहीं लगनी चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है। मैटिल्डा सीम्स हैप्पीएस्ट व्हेन शी, मैटिल्डा बहुत खुश नज़र आ रही थी। कब? हाँ, जब ड्रेस लिया तो भी खुश थी, और जब उसे नेकलेस मिला तो भी खुश थी, लेकिन जब वो डांस कर रही थी ना, जब उसने नेकलेस भी पहना हुआ था और महंगे कपड़े भी पहने हुए थे, तब वो ज़्यादा खुश थी। अब देखो, मैटिल्डा अपने हस्बैंड से महंगी महंगी चीज़ें मांग रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी बीवी थी, नहीं। देखो, अक्सर वाइफ्स जो हैं वो मुतालबा करती हैं चीज़ों का, तो इसका मतलब ये नहीं है वो बुरी हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो मैटिल्डा बुरी इंसान नहीं थी। आप क्यों बुरी इंसान नहीं थी? क्योंकि उसने भी अपने शौहर का साथ दिया बुरे वक्त में। जब उसके शौहर ने लोन उतार दिया था, तो अब मैटिल्डा चाहती कि भाग जाती या उसको छोड़ देती, लेकिन मैटिल्डा ने नहीं छोड़ा, बुरे हालात में अपने शौहर का साथ दिया। और इसी तरह से शौहर ने भी मैटिल्डा को नहीं छोड़ा। जब शौहर को पता चल गया था कि भाई हार घुमा दिया है, अब लाखों हमें पे करने होंगे, यानी हज़ारों हमें पे करने होंगे, तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया जाता है, ठीक है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी जो है वो पंच लाइन है, समझ लो, ठीक है। यहाँ इसको कह लो मोरल ऑफ द स्टोरी है ये बात। द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज वी सफ़र फॉर आवर वेनिटीज़। यानी इस कहानी में आपको ये भी बताया जा रहा था कि अगर आप लालच करोगे या अपनी लालच की वजह से गलत फ़ैसले करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर ये उर्दू वाला सफ़र नहीं है, उर्दू वाले सफ़र में तो बहुत मज़ा आता है, इंग्लिश वाला सफ़र है ये कौन सा वाला सफ़र है? इंग्लिश वाला। यानी परेशानी झेलनी पड़ेगी, यानी अगर लालच दिखाओगे और बेवकूफ़ी करोगे तो फिर आगे जाकर आपको पछताना पड़ेगा, और पछताना कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। अच्छा, When she borrowed a necklace, मैम लॉयज़ल spent the whole evening in। अच्छा, लॉयज़ल spent the whole evening in। अच्छा, जब नेकलेस जो है वो बोरो कर लिया था, यानी नेकलेस बोरो करके ले आए थे, तो लॉयज़ल ने स्पेंड किया होल इवनिंग। मतलब लॉयज़ल क्या करता रहा पूरी इवनिंग? वो जो है वो वॉचिंग रिच पीपल, यानी रिच पीपल को देखता रहा। मैं समझाता हूँ यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखो, टॉकिंग विथ हर हस्बैंड, विशिंग शी हैड नॉट कम, डांसिंग विथ मैनी मैंस। ये नहीं। देखो, जब हस्बैंड ने, मतलब हस्बैंड की बात हो रही है, जब यहाँ पर जो मैटिल्डा थी वो नेकलेस बोरो करके ले आई और अच्छे कपड़े उसने पहन लिए और ये लोग पार्टी में चले गए, तो जो लॉयज़ल था वो लोगों को नोटिस कर रहा था कि हर कोई उसकी बीवी को देख रहा है, क्योंकि वो महंगा तरीन हार पहनी हुई है, महंगे तरीन कपड़े और आउटफिट पहनी हुई है, तो जिससे वो हर किसी की नज़र में आ रही थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, क्योंकि बार बार लिख रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, तो बी लिख रहा हूँ। वॉचिंग रिच पीपल, यानी रिच पीपल जो है वो लॉयज़ल को और उसको देख रहे थे, ठीक है। तो लॉयज़ल ने पूरा टाइम रिच लोगों को देखने में गुजारा कि सारे लोग मैटिल्डा को नोटिस कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई हैं वो। इन ऑर्डर टू पे फॉर द नेकलेस, एम लॉयज़ल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, नेकलेस का कर्ज उतारने के लिए, यानी जो नेकलेस खो गया था उसको एक नया नेकलेस खरीद के दिया गया जिसका जो ओनर था,
देखो जो नेकलेस था वो खो गया था, उस नेकलेस की जगह नया नेकलेस खरीदा गया और फिर वो नेकलेस दे दिया गया जिसका वो था। इस काम के लिए जो लॉयज़ल था उसने क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं की, कौन सी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं की। देखो उसने अपने घर वाले, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कौन कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस की, यहाँ पूछा जा रहा कौन सी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं की थी। तो उसने क्या चीज़ सेक्रीफाइस नहीं की, पेइंग हिज होम लोन, वो अपने घर का जो है वो लोन दे रहा था। तो जब वो कर्जदार हो गया तो भी वो अपने घर का लोन देता रहा था, क्योंकि उसने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, उसने अपने वालिद से मिलने वाली जो जायदाद थी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी, ठीक है। और उसने जो है वो मेक डील विथ लोन स्विंडल्स, उसने जो है वो और लोगों से लोन लिया था, ठीक है। और उसने जो है वो बैंक से भी लोन लिया था, जब जाके नेकलेस की पूरी रकम हो पाई थी। लेकिन उसने क्या चीज़ नहीं दी थी, वो जो लोन पे कर रहा था घर का वो पे करता रहा था। आपके ऊपर पहले ही एक कर्ज़ा था और कर्ज़ा आ जाए तो जो पुराना कर्ज़ा था वो तो दोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पुराना कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा कि नया कर्ज़ा आ गया आपके ऊपर, नहीं, वो तो रहेगा आप पे। When Matilda had to return the necklace, she was looking as, जब मैथिल्डा ने वो हार जो उसने लिया था वो वापस कर दिया था तो उसको कैसा लग रहा था, वो उसको प्राउड फील हो रहा था कि इतने बुरे हालात में भी वो पीछे नहीं हटी, जो हार उसने लिया था वो वापस तो उसने किया, चाहे उसने दूसरा लेके दिया लेकिन किया। मैथिल्डा बोथ अनदर नेकलेस फॉर डैश फ्रांसिस, जो दूसरा नेकलेस खरीदा गया था वापस करने के लिए उसकी कीमत क्या थी। मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके बोला कि 40,000, बिल्कुल 40,000 थी, लेकिन कुछ बार्गेनिंग के बाद वो 36 में आ गया था, 36 फ्रांसिस में आ गया था, 36 फ्रांसिस। अच्छा 8 ये प्राउड, अच्छा लगता है हमने एक हमसे मिस्टेक हो रही है, ये ज़रा इसको ठीक करें कि या 8 नवा तो आपका ठीक है, मैं नवा नहीं पढ़ूंगा, नवा वाला प्राउड ही है हमारा, ठीक है। और 10वां वाला हमारा जो है वो 10वां वाला हमारा 36 ही है, ठीक है। एक मुझसे जो है ना वो स्किप हो गया था, वो मैं पढ़ देता हूँ, 36, ठीक है, 36। अच्छा तो एक हमसे मिस हो गया था, थ्रू आउट द स्टोरी मैम लॉयज़ल वैल्यूज़, अच्छा अपीयरेंसेस, तो जो पूरी स्टोरी है उसके दौरान लॉयज़ल का किरदार कैसा था। हाँ बेशक मोहब्बत वाला तो था, लेकिन यहाँ पर जो सही लगाया गया है वो अपीयरेंसेस लगाया गया, यानी बहुत ही जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरे करने वाला, ये नहीं। तो अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3, आसान है, बस आपने बताना है पढ़कर कि ये बात स्टोरी में थी या नहीं थी। अगर आपने पढ़ ली होगी पूरी जो स्टोरी है तो फिर आपको पता हो गया, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा, ठीक है। अच्छा इंडिविजुअली काम करना। अब आपका जो दोस्त है ना, ये जो आपकी सहेली है, उसको आपने बोलना है बुरा नहीं मानना, तुम ज़रा जाकर आगे पीछे बैठ जाओ, मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। फिर हम चेक कर लेंगे एक दूसरे का काम। वर्क इंडिविजुअली, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क पॉजिटिव, यानी आपने लगाना है राइट का साइन फॉर ट्रू, ठीक है, मैं ऐसे वाला लगा दूंगा। एंड फॉल्स के लिए आप क्रॉस ही लगाओगे, फॉर फॉल्स। अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, देखो स्टेटमेंट पढ़नी है और ये स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि क्या ये बात स्टोरी में बताई गई थी या इजाफी है या झूठ है, ठीक है। अच्छा एट फर्स्ट मैथिल्डा डिमांड अ डायमंड नेकलेस फॉर हर हस्बैंड, सबसे पहले मैथिल्डा ने अपने हस्बैंड से डायमंड नेकलेस मांगा था, बिल्कुल गलत, उसने अपने हस्बैंड से अच्छे कपड़े मांगे थे। तो देखो इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है ना, तो मैं लिखता भी जाता हूँ ताकि और अच्छा हो जाए। अच्छा मैथिल्डा वेप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हर फ्रेंड होम, अच्छा मैथिल्डा जो है वो वापस आके अपने दोस्त के घर पर रोई थी, मतलब रो रही थी, जिससे उसने हार लिया था उसके घर पे जाके रो रही थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो नहीं रो रही थी। फ्रेंड होम लिखा हुआ है, उसका खुद का घर नहीं लिखा हुआ। हाँ वो अपने घर पर तो रो रही थी, लेकिन अपने दोस्त के घर पे जाके वो रोई नहीं थी, उसने कोई भी उसे बात नहीं बताई कि हार खो गया, मैं नया लेकर आ रही हूँ। उसने बस वो हार उसको वापस कर दिया और बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वो बता देती कि खो गया है तो उसको पता चल जाता कि सिर्फ 500 रुपये का, तो पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती उसी वक्त। अच्छा पॉवर्टी रुइंड मैथिल्डा लाइफ एंड लुक्स, अच्छा मैथिल्डा की जो लाइफ है और उसकी ज़िंदगी है उसके चेहरे पर पॉवर्टी नज़र आने लगी थी, बिल्कुल सही है, आने लगी थी, उसकी लाइफ में भी पॉवर्टी आ गई थी,
उसके चेहरे पे भी पॉवर्टी आ गई थी। द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल अबाउट ग्रीड एंड होप। अच्छा, ये पोयम हमें लालच और उम्मीदों के बारे में बताती है। बिल्कुल सही। उम्मीद क्या कि भाई मैटिल्डा बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही थी कि मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाऊँ, बहुत बड़े बड़े जो है फंक्शन अटेंड करूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, और लालच भी था उसमें कि मेरे पास बहुत माल हो, दौलत हो, ज्वेलरी हो। तो बिल्कुल सही बात है, यही बात हो रही थी। द ईडियम, अच्छा ये ईडियम लिखा हुआ, ब्रस्ट इनटू द टेयर यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। मीन वीप इंटेंसली, यानी बात वही है कि ब्रस्ट इनटू टेयर का मतलब है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, धाड़े मारना, ऐसा रोना कि जैसा ऐसे लगे कि पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा जो है वो इसके साथ बुरा हो गया है। आफ्टर 7 डे दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस। बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत ढूंढा, जब नेकलेस मिला ही नहीं तो ये डिसाइड किया कि अब वो नया नेकलेस खरीद के वापस करेंगे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द सेम डायमंड नेकलेस वॉज रिटर्न। नहीं, नया नेकलेस दिया गया था ना, पुराना नेकलेस तो नहीं दिया गया था, और ना ही मैटिल्डा ने वो नेकलेस वापस लिया जो दिया था। अच्छा, ये इसका फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का भी ट्रू, पाँचवें का भी ट्रू। कितने ट्रू हैं? 1 2 3 4 5, एक, अच्छा एक और कम है, ये ट्रू है। हाँ ना, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है ना, हमने इसको पढ़ा है ना। आफ्टर 7 डे दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस। तो बिल्कुल ये बात सच थी कि उन्होंने वापस वही नेकलेस वापस मतलब उन्होंने जो है वो नया नेकलेस वापस करने का सोचा था कि अब हम नया नेकलेस वापस करेंगे क्योंकि पुराना खो चुके हैं हम। डायमंड नेकलेस, रिटर्न द डायमंड नेकलेस। और फिर 8वें का फॉल्स, असल में वो मैंने 7वां ही लिखे रहने दिया था ना, तो उसी पे फॉल्स लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है तरतीब। अच्छा, आ जाओ चौथे पे आ जाओ। चौथा नहीं करेंगे, चौथे में क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, चौथा मैं यूँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोगों को पता है मैंने यूनिट 1 में भी ऐसे किया था, यूनिट 2 में भी, और मैट्रिक में भी सब में ऐसे किया था कि मैं MCQs क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग वीडियो अपलोड करता हूँ सेपरेट, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो अब डायरेक्ट आ जाएंगे 5वीं एक्सरसाइज पर। हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, चौथी हमारी स्किप है, 5वीं पे आएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी के क्वेश्चन आंसर्स पर होगी। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन हैं हमारे पास पूरे। अच्छा, यहाँ पर भी आप इंडिविजुअली काम करेंगे। वर्क इंडिविजुअली एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड योर नोटबुक। शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर एंड आफ्टर यू हैव रिटन। अच्छा, आपने क्या काम करना है, आपने बताना है कि मैटिल्डा का किरदार कैसा था। ठीक है, मैटिल्डा कैसी थी और उसका किरदार कैसा था। अच्छा, अपने खुद के अल्फाजों में बताना है, यानी अकेले काम करना है। और इसी तरह से आपने लॉयज़ल का किरदार भी बताना है और मैम फॉरेस्टर का किरदार भी बताना है कि मैम फॉरेस्टर का किरदार कैसा था। ठीक है, अब अच्छा तरीके से बताना है आपने, सिर्फ ये नहीं बताना कि मैटिल्डा जो है वो बहुत अच्छी औरत थी, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। नहीं, बहुत डिटेल में बताना होगा क्योंकि ये कहानी, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी है। तो ये कैप तो इस पे पीछे नहीं होल्ड हो रहा, तो हम इसे ज़रा ऊपर रख देते हैं क्योंकि वो बड़ा तंग कर रहा है कैप। अच्छा, आ जाओ मैटिल्डा पे बात करते हैं। मैटिल्डा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैटिल्डा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल the whole story. Her personality from beginning to the end, she proves to be a dominant character. She play both protagonist and antagonist role in the story. She is a good wife, a sincere friend and a sacrificing woman. Her major drawback is her greed. She is a greedy woman. बेशक मैटिल्डा लालची थी थोड़ी, लेकिन वो अच्छी वाइफ भी थी, अच्छी दोस्त भी थी और सेक्रीफाइसिंग वुमेन भी थी। फॉर एग्जांपल, उसने जो हार लिया था वो वापस किया, यानी जो अमानत ली थी वो वापस लौटाई। अपने शौहर का भी साथ दिया, जो लोन लिया था उसको पे करने में। और मैटिल्डा जो है वो मेन कैरेक्टर थी, यानी सारी कहानी उसी के ऊपर थी और उसका किरदार अच्छा था, बुरा नहीं था। लालच था, लालच होता है इंसान में, लेकिन उसको अपने ऊपर काबू पाना पड़ता है कि भाई नहीं, मैंने अब और लालच नहीं करना, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। अच्छा, हर फिजिकल अपीयरेंस, यानी वो फिजिकली कैसा दिखती थी, खूबसूरत थी, बदसूरत थी या क्या थी। मैटिल्डा इज एन अट्रैक्टिव, चार्मिंग, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लेडी। समझ गए होंगे, खूबसूरत थी। ठीक है, शी इज़ फेमस बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, और वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी बहुत मशहूर थी। यानी कोई अगर किसी के पास हुस्न हो और थोड़ा ज़्यादा ही हुस्न हो तो वो थोड़ा ज़्यादा ही मशहूर होता है। और whoever looks her become an admirer of her
attractive personality, but at the end, after bearing hardship, she lost her beauty and she become an old woman. बेशक खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन जब उसको मेहनत करनी पड़ी और उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो उसकी खूबसूरती भी ढल गई। तो वही कहते हैं ना कि भाई अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, खूबसूरती तो चली जाती है वक्त के साथ। एज एन ऑर्डिनरी वुमेन, अब वो एक आम औरत के तौर पे कैसी है? Matilda is greedy woman. She values appearance. She is greedy for being rich. She is fond of fancy dress and diamond jewelry. She always remains in daydream. She wants to attend the grand parties. She wants to dance with the rich people. It is part of her negative role in the story. अब देखो आम औरत के तौर पे वो थोड़ी सी लालची है, लालच करती है कि उसके पास महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी हो, पार्टीज़ में जाए और लोगों के साथ डांस करे। अब देखो यहाँ लोगों के साथ डांस करे का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये एक फ्रांस की कहानी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड आया है। और मैटिल्डा भी एक फ्रांसीसी खातून है, ठीक है। एज अ वाइफ, अब वो एक बीवी के तौर पे कैसी थी? देखो हम हर कोई किसी न किसी कहानी में हीरो होता है और हर कोई किसी न किसी कहानी में विलन भी होता है। आज के दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैटिल्डा भी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, यानी हीरो है, हीरोइन है, हीरो तो नहीं होगी, हीरोइन होगी ना, और कुछ चीज़ों में ये विलन भी है। अब वो विलन कैरेक्टर इनके आगे बताया जाए। विलन कैरेक्टर बस इनका एक वही था कि ये लालची थी, ठीक है। अब क्योंकि विलन लालची होता है ना। अब हीरो कैरेक्टर इनका एज अ वाइफ में है। नो डाउट शी इज़ ग्रीडी, नो भाई कोई शक नहीं है कि लालची तो वो थी, बट आफ्टर द फॉल ऑफ हर फैमिली शी प्रूव्स टू बी अ सिंसियर। She works hard and sacrifices all her wishes. She lives in a small apartment. She cooks her own meal. She sweeps her own house. All in all, she spent 10 years in peasantry. तो देखो भाई, नो डाउट वो लालची थी, लेकिन जब बुरा वक्त आया उसकी फैमिली पे वो भागी नहीं, उसने साथ दिया। और बुरे वक्त में ही लोगों का पता चल जाता है। और जिन लोगों के पास आप लोगों के लिए टाइम नहीं है, मतलब जैसे किसी इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो फिर उससे आप उम्मीद भी ना रखें कि आगे उसके पास टाइम होगा। तो जिन लोगों का जिस चीज़ से प्यार होता है ना, वो उसी चीज़ के ऊपर अपना टाइम देते हैं। फिर अगर वो चीज़ उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा दे दे तो ठीक है, लेकिन फिर वक्त के साथ वो चीज़ें भी उनको धोखा देती हैं और छोड़ देती हैं। तो फिर अपना वक्त हमेशा आप ऐसा करें कि हर तरफ दें। ऐसा नहीं हो कि लोगों को मना कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को काम है, मेरे को काम है। हाँ, नो डाउट काम होता है, लेकिन एक वक्त तक होता है ना, हर बार तो काम नहीं होता। किसी के पास किसी के लिए पूरा साल ही टाइम नहीं था, तो फिर अब वो क्या आखिर साल के बाद मिलने के बाद वो कह सकता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत फ़िक्र करता हूँ, मेरी जो है वो तुम्हारे लिए बहुत वो है कि विशेष हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो ऐसा नहीं होता, दूसरों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। सिंपल बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। एज अ फ्रेंड, अब वो फ्रेंड के तौर पर कैसी थी? बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसने नेकलेस वापस किया। As a friend, Matilda was a good friend. She respect her friend a lot. When she goes to Manchester, her fast friend, her best होगा, ये fast लिखा हुआ है। Her fast friend for a diamond necklace she received without denial. It proves that she is reliable among her friend. After losing the jewelry, she purchased another one and replaces it with her friend. In short, she is a trusted friend. तो जब कोई दोस्त किसी से अमानत लेगा और वापस करेगा तो दोस्ती कम होगी या बढ़ेगी? बेशक दोस्ती बढ़ेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही किया कि मैटिल्डा ने उधार तो लिया हार, लेकिन वापस उधार को वापस भी कर दिया ताकि दोस्ती में दरार ना आ सके, और ये बेस्ट चीज़ थी। एज अ सेक्रीफाइसिंग वुमेन, अब सेक्रीफाइसिंग वुमेन के तौर पे कैसी थी? ये आखिरी है। मैटिल्डा इज़ अ सेक्रीफाइसिंग लेडी. शी सेक्रीफाइस हर 10 years ऑफ हर life because of a minor mistake. She does not complain about her life of poverty. She faces criticism silently. अच्छा देखो, बेशक मैथिल्डा अच्छी औरत थी, ठीक है, लेकिन उसने अपने 10 साल इस बात को साबित करने के लिए लगाए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि जब उससे छोटी सी गलती हो गई, मतलब भाई देखो बेदहानी में हार घूमा ना। बड़ी गलती क्या होती है? जो आप जानबूझ के करो। छोटी गलती क्या होती है? जो आपसे बेदहानी में हो जाए। तो बेदहानी में हार घूमा, लेकिन उसने हार को वापस करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मतलब 10 साल, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के 10 साल बहुत बड़े होते नहीं। अभी तक हमारे एक्सरसाइज 5 ख़त्म नहीं है, ठीक है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी के 10 साल बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है भाई।
लोइजल के बारे में बस दो चीज़ें बताएंगे। लोइजल बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ही इज़ अ क्लर्क इन एजुकेशन, ही इज़ inherited a small amount of money from his father. He plays supporting role in the story. He support his wife in every condition of life. Air condition नहीं, every condition. No doubt he play also an important role. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एयर कंडीशन में तो हर कोई किसी का साथ दे सकता है, एवरी कंडीशन में एक दूसरे का साथ दे के दिखाओ, सॉरी, एयर कंडीशन में तो कोई भी किसी का साथ दे सकता है, लेकिन एनी कंडीशन में एक दूसरे का साथ दे के दिखाओ तो फिर माने। अब एयर कंडीशनर की क्या बात है, मतलब घर में एसी लगा हुआ है तो बड़ी बड़ी बातें तो की जा सकती हैं कि हाँ तुम पे बुरा वक्त आएगा, तुम्हें बहुत साथ दूंगा ये वो, लेकिन जब वो एनी कंडीशन आ जाए, यानी बुरा वक्त आ जाए और उस पर छोड़ जाना, तो एयर कंडीशन में साथ देना बहुत आसान है, एनी कंडीशन में साथ दे के दिखाओ तो बात है। As a loyal husband, he is a loyal husband. He support his wife in every situation of life. He can't see his wife in misery. He encourage his wife to go to the party. अच्छा देखो, ये एक अच्छा हस्बैंड भी था। कैसे कि वो कह सकता था अपनी बीवी से कि भाई तुम जैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, उसने कहा तो था, लेकिन उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया उसको। उसने कहा चलो तुम्हें नया जोड़ा चाहिए तो मैं दिला ही देता हूँ, और इतनी बड़ी रकम का जोड़ा उसने दिला भी दिया, 4000 फ्रांसिस का। लेकिन फिर हार घूम गया, जिसकी वजह से मुसीबत इन पर आ गई। शी डज नॉट हैव मैनी टू परचेज अ न्यू पार्टी ड्रेस, शी गिव हर द अमाउंट विच ही सेव फॉर परचेजिंग अ न्यू राइफल। ही sacrifices his own wishes in order to fulfill his wife's wishes. After losing the necklace, he gives her all the inherited amount. He also does a double job to repay the debit. He stand with his wife and Francis every hardship. तो उसने अपनी बीवी का साथ दिया, चाहे बुरा वक्त ही क्यों ना आ गया, उसने डबल जॉब करी और साथ दिया। ये नहीं कि जब साथ देने का वक्त आया तो भाग गए, तो ये भागने वाला किस्सा अब ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो भागे नहीं, साथ दिया और डबल जॉब्स की, अपने आप को बुरे कंडीशन में रखा, ऐसा नहीं है कि नोट की गड्डियाँ जमा करते रहे। तो यहाँ पर ये बात इसमें बताई जा रही थी। मीम फॉरेस्टर इज़ अ रिच लेडी, शी ऑल्सो पे अ मेजर रोल। अच्छा देखो, ये नोट की गड्डियाँ जो है ना, ये लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 40,000 फ्रांसिस का वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा, मीम फॉरेस्टर इज़ अ रिच लेडी, शी ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द स्टोरी बिकॉज ऑफ हर मैटिल्डा स्पेंट 10 ईयर इन पॉवर्टी। शी ऑफर मीन लॉयजल, ये मेन लॉयजल द ज्वेलरी इन order to prove a sincere friend, but it become the climax in Matilda life. All in she play an important role to strengthen the plot of the story. अच्छा देखो, जो ये मैम फॉरेस्टर थी, ये भी एक अच्छी लेडी थी। इन्होंने अपनी दोस्त का भी बुरे वक्त में साथ दिया, यानी जब उसके पास नेकलेस नहीं था उसने नेकलेस दिया। अब वो बेशक नेकलेस घूम गया, लेकिन उसने कम से कम नेकलेस दिया तो उधार के तौर पर, ताकि वो भी अच्छी लगे पार्टी में, उसकी भी इज्जत हो। क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको सराहते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था ये जो समरी है अलग से बता दूंगा, अलग से दे दूंगा। अब मैं समरी को इसी के साथ कर देता हूँ एक्सरसाइज में, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2-3 एक्सरसाइज ज़्यादा रह जाएँ तो आप लोगों को मुश्किल हो। तो जो समरी है, आई थिंक समरी इंपॉर्टेंट है, तो समरी को मैं अलग कराऊँगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूंगा, फिर समरी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि तमाम बच्चों को मुश्किल होती है। फिर बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि सर समरी अपलोड कर दें, जबकि मैं समरी अपलोड कर चुका होता हूँ एक्सरसाइजेस में, तो मैं समरी भी अलग से अपलोड करूँगा, ठीक है। इस स्टोरी को बस थोड़ा सा 2 वीडियो में और खींचेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 7 थी, तो एक्सरसाइज 6 थी जो हमने स्किप करी है, डायरेक्ट 7 पर आ गए हैं। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि अगर आप मैटिल्डा की जगह होते और आपसे भी कोई बहुत कीमती चीज़ खो जाती तो आप क्या करते। देखो मेरी बात याद रखना, जब भी कभी ऐसा हो जाए ना, आपसे बहुत कीमती चीज़ खो जाए, फ़ौरन बता दो घर वालों को, या जिसकी चीज़ थी उसको बता दो। इससे क्या होता है, जब फ़ौरन आप बताते हो ना तो ढूंढी जा सकती है चीज़। क्यों? क्योंकि अभी अभी घूमी है तो वो बिकी नहीं होगी, जिन लोगों को मिली है उनसे मिल सकती है दोबारा। अगर आप टाइम लगाते हो बताने में तो जो चीज़ घूमी होती है वो बिक जाती है, फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ौरन बता दिया करो। वर्क इंडिविजुअली एंड इमेजिन योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन लाइक दैट ऑफ द स्टोरी। वर्क
what strategies would you adopt to get out of it? Get out मतलब बाहर आने के लिए क्या काम करते? Mention only 2 strategies after completing. Share your work with your classmate. ये क्लास, देखो भाई, आप भी समझो कि आप ऐसी कहानी में हो कि आपसे भी कोई कहानी, मतलब अब आप समझो आप मैथिल्डा हो और आपसे भी कोई बहुत महंगी चीज़ खो जाए, हार नहीं कोई भी महंगी चीज़, चलो हार ही कंसीडर कर लो, तो अब आप क्या करोगे? 2 वो बातें बताओ जो आप करोगे, ठीक है, और फिर अपने दोस्तों के साथ बताना कि मैं ये करूँगा, मैथिल्डा ने ये नहीं किया लेकिन मैं करूँगा. If I would be in the same situation of borrowing a precious thing and having I miss it somewhere, so I will follow the following strategies. अगर मैं मैथिल्डा की जगह होता या होती तो मैं ये काम करता या करती ताकि मैं मुसीबत से बाहर आ पाती. रिवीलिंग अ ट्रूथ, बिल्कुल सही, सच बताओगे ताकि उस हार को ढूंढा जा सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवील द ट्रूथ टू माई फ्रेंड या फैमिली. आई विल इन्फॉर्म हिम हर अबाउट द इंसिडेंट ऑफ मिसिंग. देखो फैमिली फ्रेंड से मुराद ये है कि मैथिल्डा को फॉरेस्टर को बता देना चाहिए था. प्रीशियस थिंग, इफ़ ही शी रेडली फॉरगिव्स मी आई विल बी, मैं थोड़ा हल्के हल्के यूँ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा गला दुख गया. थैंकफुल टू हिम हर, इफ़ नॉट आई विल अप्लाई अनदर स्ट्रेटजी. वैसे तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा कि आप उसकी 40,000 की चीज़ घुमा दो, वो तो यही कहेगा कि भाई वापस तो करो. हाँ, लेकिन अगर चीज़ सस्ती हो तो शायद माफ़ कर दे. तो सच बताने से क्या होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो, कुछ हद तक परेशानी डाइवर्ट हो जाती है आपकी. अच्छा, तो सबसे पहले भाई मैं माफ़ी मांगूंगा, सच बताऊंगा. अगर वो माफ़ कर दे कि चलो कोई बात नहीं, गलती से खो गया तो ठीक है, लेकिन अगर माफ़ ना करे तो ये काम करूँगा. वर्किंग हार्ड एंड क्वांटिटिंग वेंटिटीज़, यानी मेहनत करूँगा और माजरत करूँगा और जो चीज़ ली थी वो वापस करूँगा. I will purchase another precious thing or I will pay the amount of the lost one to its owner. I will try not to borrow the money in case if I borrow, I will reduce my expenses. I will quiet all my vanities. I would not spend lots of money to fulfill my wishes. I will adopt every step to save the money and pay my debts. After paying all the debts, I will start to live normally as I was living before, and I will never again borrow anything precious from anyone. बिल्कुल सही बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी इंग्लिश लिखी है टीचर ने कि भाई पहले तो मैं इतनी महंगी चीज़ कभी बोरो करूँगा ही नहीं, अगर करूँगा खो दूँगा तो कोशिश करूँगा कि अब और उधार ना लूँ क्योंकि फिर मैं कर्ज़ों के तले दब जाऊँगा. अगर थोड़ा बहुत कर्ज़ा लूँगा भी तो फिर मैं क्या करूँगा, जल्द से जल्द कर्ज़ा उतारने की कोशिश करूँगा और उस कर्ज़े को उतारूँगा. और भाई उधार नहीं लेना चाहिए. उधार एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान फंसते से फंसता ही चला जाता है. तो कोशिश करो कि अपनी ख्वाहिशात को कम करो, बल्कि ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उधार मत लो. ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है. वैसे तो ज़िंदगी पढ़ने से आसान होती है लेकिन उधार लेने से मुश्किल हो जाती है. वर्क इन पेयर, और मैं दुआ करूंगा कि भाई कभी किसी को उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि हमेशा उधार मुश्किल में लिया जा रहा होता है, खुशी में कभी कोई उधार नहीं लेगा. वर्क इन पेयर एंड एनालाइज द स्टोरी ऑफ द नेकलेस अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स स्टोरी मेंशन इन द बिलो डायग्राम. अच्छा, अब आपने क्या करना है, पेयर में काम करना है और एक्सपोजिशन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है. राइजिंग एक्शन, देखो हर स्टोरी के कुछ फेजेस होते हैं. एक्सपोजिशन, उसके बाद आता है राइजिंग, मैं समझाता हूँ आपको भी बात समझ आ जाएगी. फिर आता है क्लाइमेक्स, फिर आता है फॉलिंग, फिर आता है रेजोल्यूशन. अब देखो ये बात क्या है, जैसी ही कोई कहानी शुरू होती है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एंड बता दिया जाता है कि इस कहानी में ये हुआ था हीरो के साथ या हीरोइन के साथ. नहीं, पहले कहानी की शुरुआत की जाती है, उसके बाद कहानी में और सस्पेंस बढ़ाया जाता है, उसके बाद क्लाइमेक्स लाया जाता है, यानी कहानी को आधा कर दिया जाता है. अब आप थोड़ा बहुत समझने लगते हैं कि आगे शायद क्या होगा, ठीक है. आपको कहानी पता चल जाती है कि क्या बात बताई जा रही थी. उसके बाद कहानी को ख़त्म की तरफ लेके जाया जाता है और फिर मोरल पेश किया जाता है कहानी का. तो ऐसे एक कहानी चलती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा तो ऐसा तो नहीं होता ना कि डायरेक्ट लास्ट किस्त आपको दिखा दें, तो फिर आप बोलेंगे कि 60 किस्तों का ड्रामा है, मैं क्यों देखूं, बाकी 59 किस्तें, मुझे तो आखिरी किस्त पता चल गई. और जबकि आपको आखिरी किस्त भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है पीछे ड्रामे में हुआ क्या था. कोई भी ड्रामा तो ज़िंदगी में देखा ही होगा, मैंने भी ड्रामे देखे हैं लेकिन बहुत कम, ज़्यादा नहीं. तो और मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल ड्रामे देखता हूँ पाकिस्तानी, और कभी इस तरह के
ड्रामे नहीं देखता, घरेलू ड्रामे जो होते हैं, ठीक है। तो ड्रामे में पहले शुरुआत होती है, हीरो की एंट्री होती है, हीरो बच्चा होता है या हीरो अगर बड़ा है तो फिर उसकी कहानी बताई जा रही होती है। उसके बाद फिर उसकी कहानी में जो मुश्किलात आती हैं वो बताई जा रही होती हैं, फिर वो मुश्किलात किन की वजह से आ रही होती हैं वो बताई जाती हैं, फिर क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर एक एक करके मुश्किलात ख़त्म होती जाती हैं, आखिर में हीरो बिल्कुल फ्री हो जाता है हमारा। अब इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ था। पहले मैथिल्डा के बारे में बताया गया, मैथिल्डा क्या है, उसको क्या उसका नेचर है, क्या उसको ज़रूरत है। अच्छा देखो, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर करेक्टर एंड सिटिंग इन इंट्रोड्यूस, बिल्कुल वही बात है, शुरुआत में कैरेक्टर्स को लेकर आया जाता है आपके सामने, और फिर जो और कैरेक्टर होते हैं उनको बाद में लाया जाता है। कभी भी हीरो आखिर में नहीं आता कहानी के, हीरो हीरोइन हमेशा शुरू में ही आ जाती है। हाँ, हीरोइन शायद बीच में आ जाए, लेकिन हीरो तो शुरू में ही आएगा भाई कहानी में। The story of the necklace start with the introduction of Matilda, her physical appearance and intentions. It setting start from the house of Mr. Loisel, a clerk and husband of Matilda. She is the main character of the story. It goes to the rising action when her husband brought an invitation card of a grand party. अच्छा, अब देखो कहानी की शुरुआत में क्या हुआ था, मैथिल्डा के बारे में बताया गया, उसके हस्बैंड के बारे में कि भाई मिडिल क्लास हैं, क्लर्क हैं और परेशान रहते हैं लेकिन अमीर होना चाहते हैं। उसके बाद फिर राइजिंग स्टोरी को राइज करना शुरू किया गया, राइजिंग एक्शन, यानी फिर वो इनविटेशन आता है, उसके बाद सारा मामला शुरू होता है। कहते हैं ना, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, तो वही कहानी यहाँ पर हुई है। वेयर अ मैन कैरेक्टर फेस अ सीरियस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी परेशानी, मुश्किलात। तो मेरा गला थोड़ा सा दुख रहा है, मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड पे हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट जस्ट रिसीव द इन्विटेशन कार्ड, अलॉन्ग विद द रिसीव अ सीरीज ऑफ conflict to the story rises from her here to the climax. She did not have a new dress and jewelry. She had to spend all the amounts of her husband in order to purchase the customs for attending the party. They faced all conflict bravely, but the major problem across when she lost the necklace with the borrowed from one of her rich friend. देखो भाई, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। तो देखो अब यहाँ क्या होता है, अब कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है। जैसे ही वो इनविटेशन आता है, यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जेब खाली होती है भाई लॉयजल भाई की, 4000 तो ये गए फ्रांसिस सूट में। फिर हार मांग के लाते हैं, हार घुमाते हैं। अब यहाँ से क्लाइमैक्स शुरू होता है, असल कहानी आना शुरू होती है। तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, यानी अब क्लाइमैक्स मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन क्लाइमैक्स जो होता है ना, वो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा यही आ रहा होता है। कहते हैं ना, क्लाइमैक्स मिस नहीं करना, यानी जो सबसे ज़बरदस्त हिस्सा होगा ना कहानी का, वो मिस नहीं करना। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन वी लर्न द आउटकम, इट वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। वो आउटकम वाली बात तो मैंने बता दी थी ना, कि यहाँ से आपको कहानी समझ आने लग जाती है। इट वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी रीच टू इट्स क्लाइमैक्स व्हेन शी lost the necklace. They brought search for the lost jewelry but could not find it. After then they were at the height of tension. They borrowed money. They changed the house from better to worse. At last, after 1 week, they purchased a new expensive diamond necklace in order in place of the lost one. From then the sense goes to the following action. अच्छा, तो अभी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि पता चलने लगता है कि वो लोग नया हार खरीदते हैं और अपना पुराना घर छोड़ते हैं, नया घर लेते हैं, और नया घर बुरा हालत में बुरा होता है, शेबी होता है। और फिर मैथिल्डा को खुद काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और हार के पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। और लॉयजल भाई को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब फॉलोइंग एक्शन, अब यहाँ से कहानी ख़त्म होने लग जाती है, even leading to the end of the story. Now the life of Matilda is changed. She bared the brunt of the climax. She with her husband tried to repay the debt. Orderly, they lived a sacrificing life. They tried to overcome the problem. At least the story turned to resolution. अच्छा, अब यहाँ से पता चलने लग जाता है कि कहानी कैसे ख़त्म होएगी। यानी यहाँ आपको पता चलने लग गया कि भाई उसने 10 साल मेहनत की, और फिर जितना भी कर्ज चढ़ा था हार लेने की वजह से उसको दिया, और फिर
बूढ़ी हो गई बेचारी, हार का कर्ज। अब रेजोल्यूशन यानी यहाँ पर कहानी बिल्कुल एंड हो जाएगी। After 10 years, Matilda with her husband succeed in resolving the problem. They repaid all the debts. They store also end with the shocking news of the lost necklace, which was fake and for 500 francs. It was very shocking ending for the main character who spent her 10 years in misery यानी मुश्किलात। The resolution is tragic। अब देखें भाई, तो रेजोल्यूशन में कहानी ख़त्म हो जाती है, यानी आपको पता चल जाता है कि स्टोरी एंड कैसे हुई। बेशक यहाँ से आपको पता चलने लग जाता है फॉलोइंग एक्शन से कि कैसे कहानी ख़त्म हो रही है, लेकिन आखिर में बिल्कुल क्या हुआ ये पता चल जाता है आपको एक एक चीज़। तो रेजोल्यूशन में तो कहानी यहाँ पर आके ख़त्म होती है और पता चल जाता है मैथिल्डा को कि उसने जो हार घुमाया था वो 40,000 का नहीं था, 40,000 फ्रांसिस का नहीं था, सिर्फ 500 फ्रांसिस का था। उसके ड्रेस से भी सस्ता था, ड्रेस 4,000 फ्रांसिस का था। लेकिन बेशक 500 और 40,000 ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो इसीलिए 10 साल का वक्त लग गया। 10 साल का वक्त लग गया, 10 ईयर लग गए, 10 ईयर्स लग गए किसमें? 4,000 40,000 रुपये पे करने में। लेकिन टाइम गुजर गया, यानी वक्त जैसा भी गुजर जाता है। तो भाई ये आपको मैंने समझा दिया, एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप में हम आपको पता है क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। अब देखो आपको 40,000 नहीं देने ग्रुप में ऐड होने के लिए, सिर्फ 1,500, और वो भी फ्रांसिस नहीं देने, रुपीज़ देने। फ्रांसिस तो बहुत बड़ी रकम होती है। और इसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, MCQs, गाइडेंस, सॉल्व और रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर, तमाम चीज़ें मिलेंगी। और साल में सिर्फ एक बार फीस देनी है। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, उसी पे इजी पैसा करना, उसी पे कांटेक्ट करना, उसी नंबर से ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर